ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर रजनीश कौशिक। नमस्कार। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी जिंदगी ऐसा लगता है मानो रुक सी गई है। भागती दौड़ती रफ्तार भरी जिंदगी पर किसी ने ब्रेक लगा दिया है। खुले आसमां के नीचे बेफिक्री के साथ घूमने फिरने वाला जीवन कहीं खो सा गया है। दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस संक्रमण ने जिंदगी को डीरेल कर दिया है। आपके जहन में कई सवाल होंगे। ये हालात कब तक सामान्य हो जाएंगे? आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों के साथ कब पहले की तरह अच्छा समय बिता पाएंगे? कब जिंदगी फिर से पूरी गति के साथ पटरी पर दौड़ने लगेगी? कोरोना संकट के बीच इन सवालों के जवाब तलाशना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर हम सबको उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हम सबको ये याद रखना है कि महामारी के इस दौर में भी उम्मीदों के हजार दीपक जल रहे हैं, जो कोविड-19 रूपी अंधेरे को बहुत जल्द समाप्त कर देंगे। रोशनी की किरण उन प्रयोगशालाओं से आने की संभावना है जहां वैज्ञानिक दिन रात कठिन परिश्रम कर रहे हैं वैक्सीन बनाने के लिए। उन डॉक्टरों की मेहनत भी रंग लाएगी जो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को जीवन दान दे रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान घरों पर रहकर मन जब भी विचलित हो, परेशान हो, निराश हो, तो एक बार फिर अपने जहन में इन विचारों को ताजा कर लीजिएगा कि रात कितनी भी गहरी और लंबी क्यों ना हो, सूरज की पहली किरण के साथ अंधेरा छट ही जाता है। ऐसे ही कोरोना मुक्त समाज का सपना भी हमारी, आपकी जागरूकता और सरकार के प्रयासों से जरूर साकार होगा। आप जागरूक रहें, इसलिए आकाशवाणी लेकर आता है ये खास कार्यक्रम। श्रोता, अगर आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800115767। एक और नंबर है 01123314444। आप इन नंबरों पर फोन करके हमारे विशेषज्ञ, आज के हमारे विशेषज्ञ हैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली के वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर रजनीश कौशिक। कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार सभी को। तो श्रोता, डॉक्टर रजनीश कौशिक से आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर रजनीश, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो हमारा कार्यक्रम का शीर्षक है कोरोना वायरस की वर्तमान स्थिति। लॉकडाउन को हुए बहुत समय हो चुका है। सरकार के द्वारा जो आंकड़ा जारी किया गया है वो ये कहता है कि लॉकडाउन के पहले भारत में 3 दिन में मरीजों की संख्या दोगुनी हो रही थी। लॉकडाउन के बाद दोगुनी होने की जो रफ्तार है वो धीमी हुई है और अब 6.2 दिन में मरीजों की संख्या दोगुनी हो रही है। लॉकडाउन की सफलता है ये लॉकडाउन की सफलता ही है। 6.2 दिन या 7 दिन जो बोल रहे हैं, जो दुगनी होने की रफ्तार है जी, पहले से काफी कम हो गई है। कुछ केस तो हमारे पास आएंगे और लॉकडाउन होने की वजह से फायदा ये है कि सारे लोग इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं। इसका फायदा हो रहा है कि ये ट्रांसमिशन काफी चीजें कंट्रोल में आ गई हैं पहले से जी। जो हमारा पीक जो था कर्व का, वो थोड़ा सा नीचे आया है। जैसे हम पीक जो देखते हैं ना, डिजीज का जो एपिडेमिक पीक होता है जी, वो पहले से जो गति है थोड़ी कम हो गई है जी। तो ये डेफिनेटली एक अचीवमेंट हम लोगों के लिए जो है। और लेकिन हमें आगे और पालन करना है लॉकडाउन का। जब तक बोला गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें बोला है, जी, सरकार ने जो बोला है वो करना है। उसका हमें प्रॉपर तरीके से पालन करना है। बिल्कुल भी ढील नहीं छोड़नी इस चीज के अंदर। जी बिल्कुल। और कहते भी हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। 3 मई तक प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि 3 मई तक घर की जो दहलीज है वो हम सबके लिए लक्ष्मण रेखा है और उसका हमें पालन करना है। डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जो है, जो मरीज हैं, संक्रमित मरीज, उनके ठीक होने की रफ्तार भी बढ़ गई है। इस पर आप एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ होने के नाते किस तरह इस चीज को देख रहे हैं? मरीज की ठीक होने की रफ्तार बढ़ने का ये फायदा है कि जो एक्सपोजर होता है उसमें बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी आ जाती है। दूसरा ये है कि इस बीमारी के अंदर वैसे भी 80 से 85% लोग होते हैं अपने आप ठीक हो जाते हैं जी। दिक्कत जो आती है हमें 15% लोगों में आती है, जिनको कोई पुरानी बीमारी है, जिनको कोई दिल की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है जी। या कोई किडनी की बीमारी, कोई पुरानी बीमारी चल रही है। जी।
तो उन लोगों में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस रहते हैं। सारे लोग बीमार जो होते हैं जिनको इन्फेक्शन होता है सबको दिक्कत बहुत ज्यादा नहीं होती। जैसे हमारा कॉमन कोल्ड होता है जो आम इस मौसम में होता है जी, ये ऐसे ही आती है जी। बिल्कुल। तो रिकवरी के चांसेस डेफिनेटली जो हमारे स्वस्थ लोग हैं जो सब में चांसेस अच्छे होते हैं जी। बिल्कुल। जो बुजुर्ग लोग हैं 60 से ऊपर, उनका हमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, या किसी को कोई और बीमारी हो उसमें। और बुजुर्गों की आपने बात की, प्रधानमंत्री ने जो राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था उसमें उन्होंने 7 बातों पर खास तौर पर जनता से सहयोग मांगा था, और उसमें उनके ओर से जो कही गई बातें थी उनमें पहले नंबर पर उन्होंने कहा था कि आप अपने घर के बुजुर्गों का ध्यान रखिए, क्योंकि बुजुर्ग जो हैं वो कोरोना वायरस के सबसे बड़े टारगेट ग्रुप हैं, और उनका ध्यान रखने के लिए प्रधानमंत्री ने भी कहा था। और आप भी यही बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि बुजुर्ग सबसे ज्यादा संक्रमित होते हैं, उनका ध्यान रखने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, आपने भी मीडिया में चीजें देखी होंगी, और एक लोगों के बीच और हमारे श्रोताओं के मन में भी ये सवाल उभर कर सामने आ रहा है कि जो लोग बाहर के खाने पर ही डिपेंडेंट हैं, बहुत सारे लोग खाना नहीं बना सकते, अलग अलग परिस्थितियां हैं, व्यवस्थाएं हैं। जैसे कि एक मामला प्रकाश में आया कि एक फूड चेन डिलीवरी बॉय संक्रमित हो गया। ऐसे में अगर हम बाहर से खाना मंगवाते हैं, किन किन बातों की सावधानी बरतने की आवश्यकता है? पहले तो चीज है कि हमें अवॉइड करना चाहिए बाहर का खाना जितना हो सके। अगर नहीं हो रहा है अवॉइड, तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा जहां से खाना आ रहा है जी, उस सेंटर के जो काम करने वाले लड़के हैं, डिलीवरी बॉय है, जो वहाँ का कुक है जी, उसको कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए जी। तो ये ड्यूटी खाली खाना मंगाने वाले के ऊपर नहीं है जी। जो खाना सर्व कर रहा है, जो फूड चेन खुली हुई है, जो रेस्टोरेंट खुला हुआ है जी, उनकी भी ड्यूटी है कि अपने जो काम करने वाले लड़के जो आ रहे हैं, जो खाना बना रहे हैं, उनको चेक करें, उनसे पूछे कोई किसी को खांसी जुकाम तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये दोनों तरफ से चलेगी। जब वो खाने का पैकेट हमारे घर पे दरवाजे पे आता है जी जी, तो उसको क्लीन करना, जो बाहर की थैली है उसको हम फेंक सकते हैं, डब्बे को जितना हो सके बाहर से क्लीन कर सकते हैं चीजों को, जो होता है अपने हाथ साफ करिए जी। और यही सबसे जरूरी है कि खाने का जो सोर्स है वो रिलायबल होना चाहिए। जो लड़का आ रहा है उससे बात भी कर सकते हैं दूर, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके, कि आपको कोई खांसी वगैरह तो नहीं है, कोई जुकाम वगैरह तो नहीं है, कोई सिम्टम्स हो जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जहाँ से खाना आ रहा है जी, वो चीजें दे हैव टू मेंटेन देयर स्टैंडर्ड्स, उनको अपना जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करना चाहिए और चेक करना चाहिए रेगुलरली जो लोग काम कर रहे हैं। ये खाली रेस्टोरेंट में नहीं, ऑफिस वगैरह में भी जो जैसे शुरू हो गए हैं जी, तो सबको ये हमारा अपना कर्तव्य है कि हमें कोई सिम्टम्स है तो उसे छिपाए ना जी, और फटाफट जाएं और अपने आप को बाकी लोगों से अलग करें जी, और टेस्ट कराएं जितनी जल्दी हो सके। डॉक्टर साहब, जैसे कि सरकार ने भी लॉकडाउन के अंतर्गत जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनके अनुसार 20 अप्रैल से बहुत सारे कामकाज शुरू हो जाएंगे। ऐसे में जब लोग कार्यालय में जाएंगे, उनके लिए भी अलग से दिशा निर्देश बनाए गए हैं कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, सैनिटाइजेशन ऑफिस का भी करना है, और उनको अपने हाथ का भी सैनिटाइजेशन करना है। आपके अनुसार और वो कौन कौन से टिप्स हैं जो आप देना चाहेंगे, जो लोग ऑफिस जाने वाले हैं परसों से सोमवार से, वो किन बातों का ध्यान रखें? जो हमारे प्रोटोकॉल है, सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन करना है जी, मास्क लगा के घूमना, जैसे दिल्ली में अब तो कंपलसरी हो गया मास्क लगा के जाना अपने बाहर जो जाना है। प्रेफरेबली 2 मीटर का डिस्टेंस रखना है। अगर और जो हमें खांसी जुकाम है तो हमें नहीं जाना, आपको इन्फॉर्म करना चाहिए अगर किसी को खांसी जुकाम हो, चाहे वो नजला जुकाम लगे कि नॉर्मल कोल्ड लग रहा है, जैसे सीजन का हो, सीजनल को इन्फ्लुएंजा होता है जो हमारा सीजनल कोल्ड होता है जी, तो उसको भी इग्नोर नहीं करना, उसको जाके दिखाना है। अब तो टेस्ट काफी अवेलेबल हो गए हैं, प्राइवेट में भी सरकारी में भी, फटाफट टेस्ट कराने हैं अगर जरा सा भी डाउट लग रहा है तो ये हमें अपना कर्तव्य प्रॉपर तरीके से निभाना है। जो सामान है वहाँ पे उसको लिफ्ट वगैरह हो गई, वहाँ पे टच करना है तो फटाफट हाथ साफ करना है, हैंड वॉश रखना है। आजकल मैंने देखा, पीछे में मिनिस्ट्री में गया था, वहाँ पे लिफ्ट के अंदर हैंड वॉश रखा हुआ था, मैंने हैंडल के ऊपर बांधा हुआ था जी, तो बड़ा अच्छा लगा देख के। जैसे मैंने बटन दबाया तो मैंने अपना हाथ साफ किया फटाफट तभी से। छोटी छोटी सावधानियों से ही कोरोना वायरस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। बारामूला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुलाम हसन साहब। गुलाम जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्कार गुलाम जी। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को ये इन्फेक्शन लग जाए तो उसको कितनी देर के बाद पता चलेगा कि मुझे इन्फेक्शन लग गई है, और इसके लक्षण उसको कितनी देर के बाद दिखाई देंगे? लक्षण आने में कई बार 4 से 5 दिन लगते हैं, जो हमारा इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अगर हम साइंटिफिक वे से बोलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हो जाता है। अगर होने के बाद इमीडिएटली लक्षण नहीं आते, अगर किसी से एक्सपोजर हुआ है किसी मरीज को,
तो 4-5 दिन, कई बार हफ्ता भी लगता है। इसलिए हम कहते हैं अगर लक्षण नहीं है तो टेस्ट कराने का फायदा नहीं होता। तो जो मरीज जिनको कोई लक्षण नहीं है और उनको अगर एक्सपोजर हुआ है किसी से, कोई खांसी करके गया, लगा है कि डाउटफुल है, या कोई पेशेंट पॉजिटिव आ गया पड़ोस में, या कोई मिल गया, तो जब या तो लक्षण हो तब हमें टेस्ट कराना चाहिए, या फिर 5 से 7 दिन के बाद, प्रेफरेबली 5 दिन के बाद टेस्ट कराते हैं हम जो कराते हैं। तो लक्षण आने में कई बार हफ्ते से 2 हफ्ते लग जाते हैं इसमें जो होता है। जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 to 4 days to up to 14 days तक रहता है इसके अंदर। जी डॉक्टर साहब, अभी इसकी कोई दवाई बाजार में उपलब्ध नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। तमाम प्रयोगशालाओं में दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं। इस बीच ये भी खबर है कि जो कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं उनके प्लाज्मा से संक्रमितों के इलाज करने के लिए भी कई जगहों पर सुविधा शुरू हुई है। ये क्या तरीका है और इससे कितनी जल्दी रिकवरी होने में फायदा होता है? हाँ, ये दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम कन्वलेसेंट थेरेपी बोलते हैं, कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। जिन मरीजों को कोरोना हुआ है तो हमारे शरीर में क्या होता है, कोई वायरस या बैक्टीरिया जाता है तो हमारे शरीर में जो खून में जो होता है उसकी गतिरोधक जो प्रतिरोध क्षमता होती है वो डेवलप हो जाती है, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। तो इसको एंटीबॉडीज बन जाते हैं, एक तरह के प्रोटीन होते हैं कि जो हमारे खून में या कहीं पे भी कोई इन्फेक्शन आता है उसको मारने के काम करते हैं, लड़ाई करते हैं, जो इन्फेक्शन, जो हमारी इम्यूनिटी बोलते हैं उसको। तो जब कोई ठीक हो गया तो उसके बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज होते हैं वो रहते हैं काफी टाइम तक। तो हम ब्लड सैंपल लेते हैं उस मरीज का, देयर आर द प्रोटोकॉल्स जो हम फॉलो कर रहे हैं। 1 महीने के बाद या 28 दिन के बाद मरीज ठीक हो गया है, उसके बाद थोड़ा सा सैंपल लिया जाता है, बहुत ज्यादा नहीं है, 600 ml के आसपास मशीन लगी होती है, उसको निकाल के प्लाज्मा तैयार करते हैं। जैसे हम सीरम देते हैं ना, जैसे रेबीज वैक्सीन के अंदर इंजेक्शन लगते हैं, तो दे आर द, एक तरह से हम इम्यूनिटी बाहर से दे रहे हैं, एंटीबॉडीज देते हैं उसको पेशेंट को। तो उसके अंदर एंटीबॉडी बनने में टाइम लग रहा है, कोई मरीज है जिसको इन्फेक्शन है उसको टाइम लगेगा, तो हम अगर बाहर से ही उसकी इम्यूनिटी दे रहे हैं, उसको ताकत दे रहे हैं, तो वो एंटीबॉडीज जाके वायरस से लड़ाई करती हैं और ठीक हो रहे हैं पेशेंट्स काफी। अभी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं कई जगह के जो आ रहे हैं। चलिए, लेकिन ये सिक मरीजों के लिए है, जो वेंटिलेटर पे गए हैं, जो काफी सिक मरीज है, उनमें हम दे रहे हैं ज्यादातर लोगों को। जी बिल्कुल, क्योंकि ब्लड देने के, एंटीबॉडीज देने के अपने भी नुकसान होते हैं। बिल्कुल, तमाम सावधानियों को बरत कर ही एक चिकित्सक मरीज के लिए जो बेहतर होता है वही करता है। जालंधर से अरविंद जी जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हेलो जी, हेलो, सुन पा रहे हैं आपको? हाँ जी सर। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं आप? बहुत सर, आपका प्रोग्राम डेली सुनता रहता हूँ सुबह से शाम तक। शुक्रिया। प्रोग्राम मुझे अच्छे लगते सर। जी पूछिए अरविंद जी, क्या जानना चाह रहे हैं आप? आपसे पहली बार बात हो रही है सर। जी, मेरी बात आपसे, आपकी दिल्ली में पहली बार बात हो रही है। बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आप सवाल पूछिए। सर जी, कोरोना वायरस जो भी किसी को कुछ बुखार जब कोई आ जाता है उसके लिए हमको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए जी, बिना मतलब दवाई नहीं खानी चाहिए जी। हाँ जी, बिना मतलब दवाई नहीं खानी है कोई भी। अरविंद जी, कोई भी अगर लगता है बुखार आया है, अभी मौसम है, जैसे बारिश हुई है, सीजन भी होता है इस टाइम जो होता है, कॉमन कोल्ड भी होता है, बिना मतलब कोई दवाई नहीं खानी। अगर वो आराम नहीं मिल रहा, जुकाम वगैरह बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि कोई एक्सपोजर हुआ है, तो हमें पास में डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, सलाह लेके दवाई खानी है जो भी खानी है इसमें। जी बिल्कुल, और इस बारे में कई जगहों से स्वास्थ्य विशेषज्ञ कह चुके हैं, प्रधानमंत्री भी अपने संबोधन में कह चुके हैं कि अगर इस समय किसी भी तरह की आपको समस्या हो रही है, चाहे आप चिकित्सक से फोन पर संपर्क करें, उनसे वीडियो कॉल करें अगर सुविधा उपलब्ध है तो, लेकिन खुद से दवा न खाएं, अन्यथा इसके परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। बुलंदशहर से इंदरवीर जी हैं जो जुड़ चुके हैं हमारे कार्यक्रम में। इंदरवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछे, क्या जानना चाहते हैं आप? सर, पहले तो पूरी आकाशवाणी टीम को, और मेरा प्रश्न है जी, कि कोरोना की जो रिपोर्ट की जांच आती है जी, उसमें कितना समय लगता है जी, और इसके क्या क्या लक्षण उस रिपोर्ट में होते हैं? डॉक्टर साहब ये जानना चाह रहे हैं कि जो कोरोना जांच की रिपोर्ट आती है उसमें कितना समय लगता है और उस रिपोर्ट में क्या क्या टेक्निकल चीजें होती हैं जिससे डॉक्टर ये आभास कर पाता है कि संक्रमण का स्तर क्या है? संक्रमण का स्तर बताने की अलग चीज होती है। रिपोर्टिंग के हमारे 2 तरीके होते हैं। एक हम पीसीआर टेस्ट बोलते हैं, जिसमें हम जो वायरस का जो डीएनए होता है उसको टेस्ट करते हैं, आरएनए जो होता है जी, और दूसरा हमारा एंटीबॉडी टेस्ट होता है, जो रैपिड टेस्ट बोलते हैं आजकल, जो आ रहा है कि 15 मिनट में टेस्ट हो जाता है जी। तो दोनों के अपने अपने इंडिकेशंस हैं जी। जो एंटीबॉडी टेस्ट हर जगह नहीं कर सकते, क्योंकि एंटीबॉडी बनने में टाइम लगता है, एंटीबॉडीज जो बनती है शरीर में।
तो जो सबसे अच्छा टेस्ट होता है PCR वाला टेस्ट होता है, जो हर जगह शुरू से हो रहा है, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है हमारा, गोल्ड स्टैंडर्ड जो बोलते हैं जी। वायरल का, जो हम उसका जो RNA होता है उसको हम रीड आउट करते हैं, उसको मैग्नीफाई करके जी। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं। दिस इज द टेक्निकल वर्ड। जी। इसको आने में, जो टेस्ट लगने में 6 से 8 घंटे लगते हैं, तो रिपोर्ट आने में 10 से 12 घंटे में आ जाती है नॉर्मली जी। तो ये सबसे डेफिनेटिव टेस्ट होता है। इसमें प्लस माइनस जो होता है, दूसरा ये होता है कि ये पॉजिटिव है या नहीं है, एक तो ये आता है। दूसरा एक वायरल लोड होता है, जिसमें आगे कर सकते हैं कि आपका कितना वायरल लोड है, कितना इन्फेक्टिविटी रेट है उसमें जी। नॉर्मली उसमें करने की जरूरत नहीं होती। अगर पॉजिटिव है तो हम उसको इन्फेक्टिव मान के प्रॉपर प्रोटोकॉल जो है हम उसको फॉलो करते हैं जी। बिल्कुल। वायरल लोड सब में करना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि उसमें फिर और टाइम लगता है टेस्ट करने में, कम्बरसम टेस्ट होते हैं। जी बिल्कुल। सागर से चरण सिंह जी जुड़ चुके हैं। चरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चरण जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? नमस्कार सर। नमस्ते। हेलो, नमस्कार चरण जी। हाँ जी जी जी, जिला सागर से बोल रहे थे, सिलबंडा मध्य प्रदेश से चरण सिंह। बताइए चरण जी। सर, कोरोना कैसे जान जाते हैं कि है कि नहीं? जी, सवाल एक बार फिर दोहराएंगे आप? ये कह रहे हैं कोरोना कैसे जान पाओगे कोरोना है या नहीं है। अच्छा जी, बताएं। ये बड़ा मुश्किल चीज होता है। कोरोना सिम्टम से तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन जैसे आजकल हो रहा है, अगर आपके इलाके में फैल रहा है, अगर आपको खांसी जुकाम है, बुखार है, नहीं उतर रहा, फिर आपको जाके टेस्ट करानी चाहिए। अगर लग रहा है लोकेलिटी में, जैसे हमारे हॉटस्पॉट हो गए हैं, आजकल न्यूज में भी आता है जी कि इस एरिया में सबसे ज्यादा केस है जी। ऐसा नहीं है कि मैं घर में बैठा हूँ कहीं नहीं जा रहा और खांसी जुकाम हो गया, वैसे भी ठंडा वगैरह लेने से हो जाता है, कुछ लोगों को टेंडेंसी होती है जी एलर्जी की, तो वो कोरोना नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हो, किसी से कांटेक्ट हुआ है, आपके एरिया में कोई केस आ रहे हैं, सोसाइटी में आ रहे हैं, पड़ोस में आ रहे हैं, तो आपको दिक्कत हो रही है, तो आपको जरूर कराना चाहिए कोरोना का टेस्ट। डॉक्टर साहब, अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ बुखार आ रहा है और वो 7-8 दिन तक बुखार रिपीट कर रहा है, ऐसे में वहाँ क्या संभावना होती है? और सर्दी, खांसी, जुकाम नहीं है उस व्यक्ति को? बुखार के बाद हमारा जैसे गला खराब होता है, जुकाम होता है, बदन फूकता है जी, जो अपर एयरवे इन्फेक्शन होता है, URI के सिम्टम्स होते हैं, ज्यादातर वो भी आते हैं जी। लेकिन अभी तो ऐसे भी केस आ रहे हैं जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है, फिर भी पॉजिटिव आ रहे हैं। अच्छा, तो ऐसे में वो व्यक्ति खुद को, इलाज है कि आप अननेसेसरली घर से बाहर ना निकलें, घर में रहें, मास्क लगाएं, और अगर आप पॉजिटिव किसी के कांटेक्ट में आ रहे हैं, आपको पता लग रहा है किसी का पॉजिटिव है, आप उससे मिले हैं, तो अपना टेस्ट कराना है। जी बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश के सोलन से मोहम्मद शाहिद जी जुड़ चुके हैं। शाहिद जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी धन्यवाद सर जी। मैं आपसे और डॉक्टर साहब को नमस्कार करता हूँ। सर मैं जानना चाह रहा था कि जैसे हमारे घर के अंदर पालतू पशु होते हैं, जैसे कि बिल्ली है, कुत्ता है, तो मेरे सर 2 सवाल हैं। ये एक घर से दूसरे घर भी जाते रहते हैं, जैसे बिल्ली है, तो इसके जरिए भी कोरोना का कुछ सावधानी बरतनी होगी? दूसरा सर मेरा एक ये और क्वेश्चन है कि ये जैसे कि हम शूज पहन के जाते हैं बाहर जरूरी काम के लिए, पहली बात तो निकलना नहीं चाहिए, अगर जाते हैं शूज है या स्लीपर वगैरह है, तो इसके जरिए भी कोई हमारे वायरस वगैरह आएंगे जिससे हमें सावधानी बरतना चाहिए? थैंक यू सर। हाँ जी, जानवरों का तो ऐसा है कि अभी तक ये देखा गया, जो घर में पालतू जानवर अगर आपके घर में रहते हैं तो उनसे तो फैलने के रिस्क, अभी कोई केस अभी हमारे पास नहीं आया है सब कुछ। लेकिन अगर जानवर हर जगह घूम रहा है, जो स्ट्रे डॉग बोलते हैं, स्ट्रे एनिमल्स बोलते हैं, हम यही बोलेंगे कि उनको घर में ना रखें अगर वो कंट्रोल में नहीं है आपके, उसके मूवमेंट्स जो जानवर की जो जी। हमें नहीं पता वो कहाँ तक जाएगा, क्या है अभी तक, लेकिन कोई जानवर से फैला हुआ केस अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है सर। जी। दूसरा क्वेश्चन क्या था इनका? दूसरा सवाल इनका है कि ये जो जूते चप्पल पहनकर इधर उधर बाजार सब्जी खरीदने, दूध लेने जाते हैं और फिर वही चप्पल जूता घर में आता है, क्या उससे भी संक्रमण होने की संभावना है? उससे संक्रमण होने की संभावना है कि अगर कोई पॉजिटिव केस घूम रहा है, जैसे अभी तो फैली जैसे चीजें हैं यहाँ पे, कुछ क्लियर नहीं है, उसमें यही एडवाइजेबल है कि जूते चप्पल जो बाहर वाले हैं बाहर रखिए, उनको साफ करवाइए जैसे होता है प्रॉपर तरीके से। हम साफ कर सकते हैं, जो हमारा ब्लीच पाउडर होता है या साबुन के पानी से भी साफ कर सकते हैं। कोई सामान फल सब्जियां भी लेके आते हैं, उसको भी हम क्लीन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो कोशिश करिए उन जूते चप्पलों को बाहर वाले उनको बाहर ही रखिए या उनको साफ करिए रेगुलरली जैसे होता है प्रॉपर तरीके से। फरीदाबाद से अनवर जी जुड़ चुके हैं। अनवर जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्ते। नमस्कार अनवर जी। मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ, फरीदाबाद हरियाणा से। जी।
हेलो। हाँ हाँ, पूछिए अनवर जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा प्रश्न ये है सर जी कि जैसे गर्म पानी सुनते हैं पीना फायदेमंद है कोरोना वायरस के लिए, जी। तो जैसे मान लीजिए कि पानी मतलब खाना खा करके फौरन गर्म पानी करके गुलगुला पानी पिया जाए, या पानी गर्म करके रख दिया जाए और उसके बाद जब खाना खाए तो आदमी पी ले, या प्यास लगे तो 2 घूंट पी ले, ऐसा क्या हो सकता है कि नहीं? और दूसरा सवाल हमारा ये है जी कि कोरोना वायरस के मरीज को खांसी और जुकाम के साथ बुखार भी आता है, या सिर्फ किसी को खांसी और जुकाम है बुखार नहीं है तो क्या वो भी कोरोना वायरस का पेशेंट है, उसको चेकअप कराना चाहिए? जी डॉक्टर साहब। गर्म पानी पीने के और बहुत सारे फायदे हैं। खाली कोरोना वायरस ठीक करने के लिए गर्म पानी बताने का ऐसा कहीं प्रमाण नहीं है कि गर्म पानी पीने से कोरोना वायरस ठीक हो जाता है जी। लेकिन गर्म पानी पियोगे तो उसके और बहुत सारे फायदे हैं। जो काढ़ा गर्म पानी अगर हम लेते हैं, पानी कभी भी पिया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि खाने के बाद पीना, पहले पीना, जैसे आपको कंफर्टेबल हो पी सकते हो जी। दूसरा, जो कोरोना का जो इन्फेक्शन होता है, ज्यादातर मरीजों में बुखार आता है जी। बुखार के अलावा खांसी जुकाम भी होता है, जैसे हमारा फ्लू होता है, कॉमन फ्लू जो होता है वैसे ही होता है। तो अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, अगर आपको कांटेक्ट की हिस्ट्री, सबसे इम्पोर्टेंट ये, अगर आप बाहर जा रहे हो, किसी से मिल रहे हो, अगर आप खांसी जुकाम है तो आप मास्क लगाइए जी। घर में भी मास्क लगाइए अगर खांसी जुकाम है, बिल्कुल, ताकि वो भी इन्फेक्शन जो है कॉमन फ्लू वाला जो है वो भी ना फैले घर में। बिल्कुल ठीक है। और टेस्ट कराइए, अब तो टेस्ट अवेलेबल है, जरा सा भी डाउट हो सबको टेस्ट कराना चाहिए। बड़ौद से महेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। महेश जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार जी, महेश शर्मा बड़ौद से जी। जी महेश जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसा मीठा खाने को मन करता है जी, गुड़ वगैरह जो लेते हैं जो रेडी से मिलता है, और उसमें पता नहीं कौन कौन हाथ लगा देता है, उससे बचाव का क्या उपाय है जी? बचाव का तो यही उपाय है महेश जी कि बाहर का जो खुली चीजें है वो ना खाएं तो अच्छा है, क्योंकि गुड़ को हम साफ नहीं कर सकते घर लाके जो है। अगर पहले से घर पे रखा है गुड़ तो ही खाना, नहीं तो अवॉइड करना चाहिए इन चीजों को, जो है खुले में जो सामान बिक रहा है। हम फ्रूट सब्जियों का भी यही कहते हैं कि उनको आके ठीक तरीके से धोना चाहिए, हमें पानी में डुबो के रखना चाहिए, उसके बाद ही उसका सेवन करना चाहिए। लेकिन गुड़ में हम कुछ नहीं कर सकते, उसको धो नहीं सकते, साफ नहीं कर सकते, तो जहाँ बाहर खुले में गुड़ बिक रहा है उसको अवॉइड करना चाहिए। दिल्ली से ब्रह्मदत्त जी जुड़ चुके हैं। ब्रह्मदत्त जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सर जी नमस्ते। जी हाँ जी नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्ते। डॉक्टर मैं ब्रह्मदत्त बोल रहा हूँ मंगोलपुरी से। हाँ जी नमस्कार ब्रह्मदत्त। सर जी, हम ये जानना चाहते हैं, जो आइसोलेशन की प्रक्रिया होती है, सेल्फ आइसोलेशन और होम क्वारंटीन में क्या फर्क होता है सर जी? होम क्वारंटीन जो होता है वो नॉर्मली एक ही होता है। इनमें जो आइसोलेशन जो होता है, इसमें जो एसिम्टोमेटिक होते हैं, जिनको दिक्कत नहीं होती, लेकिन उनको अगर एक्सपोजर हुआ है तो उसको हम अलग रखते हैं। हेलो जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपको सुन पा रहे हैं। आइसोलेशन एसिम्टोमेटिक के लिए होता है। क्वारंटीन हम जो करते हैं नॉर्मली, या तो एक्सपोजर हुआ होता है, अगर सिम्टम्स है तो उसको हम अस्पताल में एडमिट करते हैं। जी, और हमें हमारे श्रोताओं को ये समझने की जरूरत है, और आकाशवाणी के माध्यम से जो भी लोग ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, कि क्वारंटीन कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आपको तकलीफ होगी, आपको परेशानी होगी, आपको कोरोना संक्रमण है और आप उसको छिपा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप क्वारंटीन में नहीं जाना चाहते हैं। वहां आपको पूरी सुविधा दी जाती है। जैसे आप अस्पताल में किसी अन्य बीमारी के इलाज के लिए भर्ती होते हैं, वैसे ही क्वारंटीन है जहां चिकित्सक समय समय पर आपका चेकअप करते हैं, आपको उचित भोजन दिया जाता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्वारंटीन से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप में संक्रमण के लक्षण हैं तो आप सरकार की हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं, निजी प्रयोगशालाओं में जाकर जांच करा सकते हैं, और अगर आवश्यकता हुई तो क्वारंटीन जाने में भी बिल्कुल न घबराएं। मुंबई से राजेश जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजेश जी, स्वागत है आपका। हेलो जी राजेश जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार राजेश जी, बताइए। डॉक्टर मेरा सवाल एक है जी। हेलो जी जी, सुन पा रहे हैं राजेश जी, पूछिए। जी डॉक्टर, मेरा ये सवाल है कि जो कोरोना से जो मर रहे हैं लोग, हाँ जी जी, उनका मतलब बॉडी, मतलब उनका दाह संस्कार कैसे हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है उसका? उस जो बॉडी होती है, दाह संस्कार होता है, उसका प्रॉपर प्रोटोकॉल है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन बनाई है हमारे मिनिस्ट्री ने, जो सरकार ने बनाई हुई है। जो बॉडी हैंड ओवर करते हैं उसको हम प्रॉपर तरीके से क्लीन करके
हम उसको दफना नहीं सकते, या तो हम उसको जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेमेटोरियम होता है जो उसके अंदर करते हैं, जो नॉर्मली जो करते हैं, या बहुत डीप बरील करना पड़ता है उसके अंदर। जो आज डॉक्टर साहब उसको मिलाना नहीं है, बॉडी को अननेसेसरी उसको टच नहीं करना, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से सील करके हम इन्फेक्शन वाली जो दवाइयां होती है उससे क्लीन करके फिर बॉडी देते हैं। हमारा एक डॉक्टर या वर्कर साथ में जाता है जो क्रिविशन करवाता है। जी बिल्कुल, तो सरकार ने इसके लिए भी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं और लॉकडाउन की अवधि में शव यात्रा में 20 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते हैं और उन लोगों में भी सुरक्षित दूरी का पालन करना अनिवार्य है। बलरामपुर से रिंकी जी जुड़ चुकी हैं। रिंकी जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। आनंद सर नमस्ते। जी नमस्ते, पूछे क्या जानना चाहती हैं आप? पहले डॉक्टर साहब को नमस्ते। नमस्कार रिंकी जी, पूछिए। सर गांव ओपन एरिया होता है। हाँ जी। तो सर जैसे गांव ओपन एरिया होते हैं तो सब कहते हैं सर जैसे एक पॉजिटिव हो गए तो मतलब सारे को पॉजिटिव होने के केसेस ज्यादा रहते हैं, शहरों की अपेक्षा गांव में पॉजिटिव ज्यादा हो सकते हैं, कहाँ तक सत्य हो सर? लास्ट क्वेश्चन है मतलब दूसरा कि सर जैसे यहाँ पे मतलब संयुक्त परिवार होते हैं तो यहाँ पर सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं, यदि अगर खाना वो साथ में बैठ के खाते तो कितना सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे? ओके, थैंक यू सर, नमस्कार। हाँ जी, खुले में इन्फेक्शन ऐसे नहीं फैलता जब तक कोई गया नहीं है वहाँ, कोई खांसी नहीं करी किसी ने, हवा में वायरस रहता है या जमीन पे रहता है, ऐसे नहीं फैलेगा। हम टच नहीं करेंगे जब तक, और हमने अगर मास्क लगा रखा है तो चांसेस कम होते हैं ऐसे इन्फेक्शन फैलने का। अभी ऐसी स्टेज नहीं है कि हवा में वायरस घूम रहा हो। दूसरा जो सवाल है इनका डॉक्टर साहब की गांव में संयुक्त परिवार ज्यादा हैं, वो एक साथ बैठकर दोपहर का या रात का खाना खाते हैं, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग कहां तक और किस तरीके से फॉलो किया जाए? अगर वो बाहर नहीं जा रहे, घर में बैठे हैं, कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई खांसी जुकाम बुखार नहीं है, तो खाना खा सकते हैं, फिर भी मेंटेन करना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन अगर इन्फेक्शन है तो उस आदमी को साथ में खाना नहीं खाना चाहिए। जी बिल्कुल, उसको अलग रखना चाहिए और टेस्ट करा के उनका डायग्नोसिस देखना चाहिए कि क्या दिक्कत है। सोनभद्र से देव नारायण जी जुड़ चुके हैं। देव जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हेलो देव जी, सुन पा रहे हैं आप? जी सर, सुन पा रहे हैं। हाँ देव जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? जी देव जी, आप सवाल करना चाहते हैं डॉक्टर रजनीश से? पूछिए देव जी। जी सर, वही सर पूछ रहे थे, जो क्वारंटाइन पूरा करके जो आ रहा है उसमें कोरोना का लक्षण हो सकता है फिर दोबारा या नहीं? जो अभी तक तो ये देखा गया जिसने क्वारंटाइन पूरा कर लिया है 14 दिन का जैसे हम रखते हैं, उसके बाद अगर नेगेटिव हो जाता है फिर हम 14 दिन के लिए एडवाइस करते हैं उसके अंदर जो होता है। तो अभी तक तो कोई लक्षण दोबारा नहीं आ रहे हैं हमारे पास जो आ रहे हैं, क्योंकि हम उसमें दोबारा टेस्ट करते हैं, कंफर्म करते हैं, जब नेगेटिव हो जाता तभी हम उसकी छुट्टी करते हैं क्वारंटीन से। जी बिल्कुल। डॉक्टर, सोशल मीडिया के माध्यम से कई सारे श्रोता हमसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सामुदायिक स्तर पर जो सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया चला रही है सरकार की ओर से, जो प्रक्रिया चलाई जा रही है, अगर लोग स्वतः अपने घर को सैनिटाइज करने की कोशिश करें तो कैसे कर सकते हैं? जो हमारे घर में ब्लीच पाउडर होता है, जैसे टेबल वगैरह है, कोई आ रहा है, उससे हम साफ कर सकते हैं। 1% जो ब्लीच पाउडर होता है उससे साफ कर सकते हैं। बाकी अपने हाथ साफ रखने हैं जी। जो अल्कोहल बेस्ड जो हमारे साथ जो हैंड वॉश होते हैं उनसे हम कहते हैं 20 सेकंड तक, और साबुन और पानी सबसे अच्छा है वो 40 सेकंड तक हाथ साफ रखने हैं। खाने से पहले अगर आपको लग रहा है हाथ गंदे हो रहे हैं, खांसी जुकाम हो रहा है, बार बार मुंह में नहीं डालना, खांसी वगैरह हो रही है तो अपना मास्क यूज करना है, घर में भी करना है करो, नहीं तो रुमाल यूज करो जी, और बाकी लोगों से अलग रखिए। जैसे छतरपुर से राशिद अहमद जी हैं। राशिद जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी सर, मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से रशीद अहमद खान सर। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं आप? हम इधर ये जानना चाहते हैं हम, एक तो नेचुरल इम्यूनिटी, एडोप्टेशन और अनुकूलन, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, एक क्वेश्चन। दूसरा ये इंक्यूबेशन पीरियड और विंडो पीरियड, ये क्या कहलाते हैं? जी डॉक्टर साहब। नेचुरल इम्यूनिटी ये होती है कि हमारे किसी भी आदमी के अंदर नेचुरल ताकत कितनी है इन्फेक्शन से लड़ने की। जी। तो नेचुरल इम्यूनिटी जो हेल्दी एडल्ट होता है उसकी नॉर्मल होती है, बच्चों की थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन जो बुजुर्ग हो जाते हैं 60 साल के ऊपर से इम्यूनिटी कम हो जाती है। किसी को कोई और बीमारी है, शुगर बीपी वगैरह की, किडनी की, तो उनकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। दूसरा क्या पूछा था इन्होंने? दूसरा इंक्यूबेशन पीरियड और विंडो पीरियड क्या है? इनको इंक्यूबेशन पीरियड ये होता है कि जो कोई भी इन्फेक्शन आता है शरीर के अंदर, जैसे किसी को वायरस लगा, शरीर में आया जी, तो उसके सिम्टम्स आने में कितना टाइम लगता है उसको, क्योंकि एक वायरस आया फिर वो डेवलप करता है, फैलता है जी, तो दैट इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड जी।
विंडो पीरियड ये थोड़ा सा अलग चीज है, ये कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल चीज है। इसके अंदर जो होता है टेस्ट रिपोर्ट आने में, जो पॉजिटिव आने में, उसको हमें विंडो पीरियड बोलते हैं। जी, मुरैना से हरविलास तोमर जी हैं। हरविलास जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। नमस्कार सर, मेरा प्रश्न ये है जी कि जब कोरोना से संक्रमित व्यक्ति का उपचार किया जाता और ठीक हो जाता, उसको घर पर भेज दिया जाता है जी, हाँ जी, तो क्या किसी विशेष निगरानी में उसे रखा जाता और यदि हाँ तो कितने दिनों तक, कृपया समझाएं। जो उपचार हो जाता है हम उनको फिर भी अवॉइड करते हैं कि 2 हफ्ते तक घर से बाहर ना घूमें, दोबारा इन्फेक्शन का भी डर रहता है जी, और अपने घर में ही रहें जैसे होता है। नॉर्मली दोबारा संक्रमण होने के चांसेस कम होते हैं, नहीं होता जी, क्योंकि बॉडी बन गई एंटीबॉडी। लेकिन अगर उनको इन्फेक्शन होता है तो दे कैन बी सोर्स, जो दूसरों को इन्फेक्शन कराने के चांस तो रहते हैं हमारे पास होते हैं, वो एक सोर्स की तरह एक्ट कर सकते हैं इन्फेक्शन करने के। जी बिल्कुल। रुड़की से तो हम मना करते हैं कि 2 हफ्ते और बाहर, अब तो हम सबको ही मना कर रहे हैं कि अनावश्यक रूप से कहीं बाहर नहीं जाना जब तक जरूरी नहीं है हमें। बिल्कुल, पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसे में बिना बहुत जरूरी काम के आप घर से बाहर न निकलें। रुड़की से जगदीश जी हैं। जगदीश जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी प्रणाम डॉक्टर साहब, मैं जगदीश। प्रणाम जगदीश जी, बताइए, पूछिए कोई। डॉक्टर साहब, मैं ये पता करना चाह रहा था, जो अपना कोरोना वायरस है ये सब्जी के ऊपर कितनी देर तक रहता है और ये उबलने के बाद खत्म हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? उबालने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको वॉश कर लोगे उससे भी क्लीन हो जाता है, सब्जियों से वॉशिंग से क्लीन हो सकता है। हाँ जी, और जब बाहर रखोगे उसमें काफी टाइम रख रहता है, कुछ ऐसा क्लियर कट नहीं है। सरफेसेस का हमें पता है कि लकड़ी या प्लास्टिक हो गया, स्टील हो गया, अलग अलग है, लेकिन कुछ घंटे से कुछ दिनों तक भी रहता है ये जो वायरस जो होता है। तो सबसे अच्छा तरीका है, सब्जियां आई है उनको प्रॉपर तरीके से साबुन के पानी से या साफ कर सकते हैं, उसको फिर सादे पानी से साफ करके डुबो के रखिए, फिर उसको, और गर्म होने के बाद तो वैसे ही खत्म हो जाता है वायरस जो होता है, चांसेस वैसे ही कम हो जाएंगे अगर आप प्रॉपर तरीके से साफ करके यूज करेंगे उसको। जी, चूंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है, ये भ्रम है कि जो बाहर से खाने पीने की चीजें आ रही हैं, क्या उससे संक्रमण तो नहीं फैल रहा है? तो खाने पीने की चीजों का ये है आनंद जी कि जो बन के आ रहा है खाना उसको हम क्लीन नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो हमेशा यही प्रेफरेबल है कि अपने घर में ही बनाइए, बाहर का अवॉइड कीजिए जितना हो सके। और जो सब्जियां हैं, जो फल हैं, उनको पहले आपको अच्छे से क्लीन करना है, उसको धोना है, कुछ समय तक पानी में भिगो कर रखना है और उसके बाद जो है आपको उसका इस्तेमाल करना है। डॉक्टर साहब, जब से ये कोरोना का संक्रमण फैला है, बहुत सारे श्रोताओं के मन में ये भ्रम है कि क्या ये नॉनवेज खाने से भी संक्रमण फैलता है? नॉनवेज अगर आधा अधूरा पका हुआ हो तो हम एडवाइस करते हैं कि जो नॉनवेज है बाहर का भी तो मना ही कीजिए। अगर घर में जैसे बना रहे हैं आप प्रॉपर तरीके से जी, अगर प्रॉपर तरीके से वो कुक्ड है तो चांसेस कम है उसमें। ऐसा कोई देखा नहीं गया कि नॉनवेज खाने से किसी को इन्फेक्शन हुआ अभी तक। जी बिल्कुल। चलते चलते जब पूरी दुनिया और भारत कोरोना की इस महामारी से संघर्ष कर रहा है, हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर? मैं यही कहना चाहूंगा कि चीजें अभी भी हमारे कंट्रोल में हैं, जो हम सारे के सारे लगे हुए हैं मिलके, जो गाइडलाइन सरकार बोल रही है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनुरोध किया है कि हमें अननेसेसरली बाहर नहीं जाना, प्रॉपर तरीके से लॉकडाउन का पालन करना है जी। एक बंदे के अगर घर में नहीं जाना, किसी को सामान लेने जाना, तो कोशिश कीजिए जो 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 घर में जो स्वस्थ आदमी है, जो एडल्ट है, जो हेल्दी है, उसी की ड्यूटी लगाइए, वही जाए, सारे लोग ना जाएं। एक बार एक जा रहा है फिर दूसरा जा रहा है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जो घर में स्वस्थ हैं, युवा हैं, वही बाहर जाएं और बाकी जो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, वो घर पे ही रहें। डॉक्टर रजनीश, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आनंद। तो आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें और हां, कोरोना से इस लड़ाई में डरे नहीं, लड़ते रहिए। शुक्रिया। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ थे स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर रजनीश कौशिक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।